नमस्कार साथियों, मैं ओम हिंगड़ा आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास में। टॉपिक है जालोर का चौहान वंश। जालोर के जो चौनगरा चौहान है उनके बारे में बात करते हैं। तो बेहतरीन तरीके से मैं संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला शासक है कीर्तिपाल। तो नाडोल शाखा के प्रतिभा संपन्न कीर्तिपाल ने 1181 या 1182 ईस्वी के लगभग आसपास ही जालोर को प्रतिहारों से छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। वो वहां से स्वतंत्र शासक बन बैठा। कीर्तिपाल जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम शासक था और संस्थापक था। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है, जिसका अपभ्रंश में सोनगढ़ कहते हैं। इसी पर्वत के नाम से चौहानों की एक शाखा सोनगरा कहलाई। नैन्सी ने कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजपूत कहकर संबोधित किया। अगला शासक है समर सिंह। कीर्तिपाल चौहान का उत्तराधिकारी समर सिंह हुआ। उसने गुजरात के सालुकी शासक भीमदेव सेकंड को के साथ अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह कर गुजरात के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। समर सिंह ने जालोर में सुदृढ़ प्राचीर, कोषागार, शास्त्रागार तथा अन्य सुरक्षा साधनों का निर्माण करवाया। अगला शासक है उदय सिंह। उदय सिंह जो है 1205 से 1257 ईस्वी तक शासन कर रहा है इनका। कीर्ति कौमुदी के अनुसार समर सिंह के उत्तराधिकारी उदय सिंह के समय में जालोर की अधिक वृद्धि हुई। रणथंभौर तथा सपालक्स के चौहानों की शक्ति के पतन के बाद तुर्की सल्तनत का नेतृत्व स्थापित करने के प्रयासों पर रोक लगाने वाली उस समय यदि कोई शक्ति थी तो वह जालोर के चौहानों की थी। निसंदेह ही वह उत्तरी भारत का अपने समय का महान तथा शक्ति संपन्न शासक था। इसके समय ही इल्तुतमिश का भी जिक्र होता है। बात करें इल्तुतमिश की तो उदय सिंह सोनगरा के समय 1228 में दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया और जालोर दुर्ग का घेरा डाला। उदय सिंह सोनगरा ने सुल्तान इल्तुतमिश के सारे प्रयास असफल कर दिए। फारसी लेखों के अनुसार उदय सिंह चौहान शासक ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली, ऐसा फारसी लेखक बता रहे हैं, तथा 100 ऊंट एवं 20 घोड़े सुल्तान को भेंट किए। कानड़देव प्रबंध के अनुसार 1254 ईस्वी में नासिरुद्दीन मुहम्मद ने उदय सिंह पर आक्रमण किया, परंतु मुस्लिम सेना को परास्त होकर वापस लौटना पड़ा। उदय सिंह निसंदेह अपने काल का उत्तरी भारत का महान शासक था। अगला शासक है चाचिंग देव। तो 1257 से 1282 तक का जो शासन काल है वो चाचिंग देव का है। इनके बारे में तो इतिहासकार लेखक दशरथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह के पुत्र, ये उदय सिंह का ही पुत्र था चाचिंग देव, ने राज्य की सीमा को बढ़ाया। वह नासिरुद्दीन मुहम्मद तथा बलबन का समकालीन था। उन्होंने इसको किसी प्रकार से सताने का साहस नहीं किया। अगला शासक है सामंत सिंह। तो सामंत सिंह कौन था? तो इनका जो शासनकाल है वो 1282 से 1305 ईस्वी का है। बरनी के अनुसार चाचिंग देव के बाद उसका जो पुत्र था वो सामंत सिंह 1282 से 1305 तक जालोर का शासक रहा। खिलजी शासक फिरोज 1291 ईस्वी में सांचौर तक बढ़ गया, जिसे बाघेला सारंगदेव की सहायता से ढकेला जा सके। जब खिलजियों की शक्ति अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में आई तो सामंत सिंह ने समय की गति को पहचान कर अपने योग्य पुत्र कानड़देव के हाथ में अपने राज्य की बागडोर सौंप दी। तो अगला शासक कौन है? कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान 1305 से लेकर 1311 तक इनका शासनकाल है। अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव तो अलाउद्दीन खिलजी व कानड़देव बरनी और अमीर खुसरो की रचनाओं से तो हमें कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी की आपसी संबंधों की जानकारी मिलती है, परंतु कानड़देव प्रबंध तथा भीरमदेव सोनगरा की बात नामक रचनाओं से भी प्राप्त जानकारी मिलती है। कानड़देव प्रबंध के अनुसार 1298 में अलाउद्दीन ने गुजरात को जीतने के लिए उलू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी। चूंकि गुजरात जाने का सीधा रास्ता जो है वो जालोर होकर जाता था, इसलिए अलाउद्दीन ने कानड़देव को संदेश भिजवाया कि वह शाही सेना को अपने राज्य में से होकर गुजरने दे, परंतु कानड़देव ने सुल्तान के अनुरोध को ठुकरा दिया और शाही सेना दूसरे रास्ते से निकल गई। परंतु गुजरात अभियान से लौटते समय जालोर होते हुए निकली
उस पर राजपूत सेना ने हमला बोल दिया। उल्लू खां को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। आगे ग्रंथ है तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता इस अभियान में 1305 में उन ए मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। इस बार सेनानायक संभवतः कानड़ देव को गौरवपूर्ण संधि का आश्वासन दिलाकर उसे दिल्ली ले गया। कानड़ देव अपनी स्थिति खिलजी दरबार में असमान्य सी पाई। उसका अपमान हुआ कानड़ देव का खिलजी के दरबार में। लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस बात को स्वीकार नहीं करते कि कानड़ देव की इतनी हिम्मत सुल्तान के विरुद्ध नहीं हो सकती, लेकिन इसको पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आगे राजकुमारी फिरोजा। तो नैन्सी एक रोचक कथा लिखता है कि जब कानड़ देव का पुत्र वीरम देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता है तो हरम की राजकुमारी फिरोजा उससे प्रेम करने लगती है। वीरम देव को उससे विवाह करने के लिए बाध्य किया गया। राजकुमार तुर्क कन्या से विवाह करना अधार्मिक समझ चुपके से जालोर लौट गया। इस मानहानि से क्षुब्ध होकर सुल्तान ने जालोर पर धावा बोल दिया। तो ये गुल विकसित कौन थी? तो ये फिरोजा की धाई माँ थी। कानड़ देव प्रबंध में इसके उपरांत यह भी मिलता है कि जब सुल्तान को जालोर पर आक्रमण करने में कोई सफलता न मिली तो कुमारी फिरोजा स्वयं गढ़ में गई, जहाँ कानड़ देव ने उसका स्वागत किया, परंतु पुत्र से उसका विवाह करने से इनकार किया तो हताश होकर राजकुमारी दिल्ली लौट गई। कानड़ देव चौहान। तो कानड़ देव चौहान के शासन की जो जानकारी वो पद्मनाभ ग्रंथ है, पद्मनाभ ने एक ग्रंथ लिखा था कानड़ देव प्रबंध में मिलती है। कानड़ देव चौहान के समकालीन दिल्ली का उसमें सुल्तान दौलत खिलजी था। इनके मध्य जो विवाद है, अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव चौहान के मध्य विवाद के कारण क्या थे, मध्य जो विवाद थे वो क्या क्या थे? तो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, मतलब साम्राज्य बढ़ाने की एक महत्वाकांक्षा थी कि अलाउद्दीन खिलजी है वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। जालौर का दिल्ली से मालवा जाने का मार्ग पर स्थित होना। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मालवा अभियान के दौरान जालौर से नहीं गुजरने देना। मोड़ नैन्सी व पद्मनाभ के अनुसार वीरम देव का फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना, सबसे बड़ा कारण तो यही था। अलाउद्दीन खिलजी की सिवाना विजय। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया। सिवाना जो है वर्तमान में बाड़मेर जिले में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी व शीतलदेव चौहान के मध्य, शीतलदेव चौहान जो है वो सिवाना का शासक था उस समय 1308 के समय, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है। यह युद्ध जीतने के बाद सिवाना दुर्ग का नाम है वो खेराबाद कर देता, चित्तौड़ का खिजराबाद, जालौर का जलालाबाद कर देता। इस दुर्ग का जो रक्षक था, दुर्ग रक्षक कमालुद्दीन गुर्ग को बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का जो रक्षक किसे बनाया? कमालुद्दीन गुर्ग, जो इसका सेनापति था। फिर जालौर पर विजय की उन्होंने 1311 में। तो 1311 में कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है। इस युद्ध में कानड़ देव और उसका पुत्र जो वीरम देव दोनों मारे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। इस युद्ध में कानड़ देव के साथ दहिया सरकार था, बीका द्वारा एक बीका था दहिया सरकार, तो उसने विश्वासघात किया था। इसके कारण युद्ध है वो हार जाते हैं। बीका द्वारा विश्वासघात करने पर बीका की पत्नी ने बीका की हत्या कर दी थी। विश्वासघात करने पर तो ऐसा ही होता है। जालौर विजय अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की अंतिम विजय थी। अलाउद्दीन खिलजी का राजपूताना विजय। सबसे पहले उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 में, उसमें शासक जो है हमीरदेव चौहान था। चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में, उसमें शासक रतन सिंह था। अगला जो इन्होंने विजय की थी वो 1308 में सिवाना पर शीतलदेव चौहान शासक था। चौथी विजय है वो जालौर पर की थी 1311 में, और जैसलमेर पर इन्होंने विजय की थी 1312-13 में, और उसमें जो शासक था वो मूलराज प्रथम था, और कुंवर रतन सिंह के नेतृत्व में जौहर होता है। और मेड़ता का युद्ध लड़ता है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शम्स खां और कानड़ देव चौहान के मध्य, जिसमें जो ये कानड़ देव चौहान है ये इसमें जीत जाते हैं। तो आगे बात करते हैं जालौर दुर्ग के बारे में
कि जालोर का जो दुर्ग है ये नगर के दक्षिण में स्थित है। इसे सुवर्णगिरी के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। परमार राजपूतों द्वारा इसे बनवाया गया, सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसका जो निर्माण है वो नागगढ़ प्रथम ने, प्रतिहार शासक था, उसने करवाया था। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये बताते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं ने करवाया। यह दुर्ग कानड़ देव की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताज उल माशिर में कहा कि इस दुर्ग के द्वार कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। इस दुर्ग के लिए कहावत प्रसिद्ध है, राजियों के भाव रातों रात बिका दुर्ग। यहाँ पर 4 वैष्णव, 5 जैन मंदिर हैं और मलिक शाह नामक प्रसिद्ध मुस्लिम संत का मकबरा स्थित है। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 4 दरवाजे हैं, सूरजपुर, ध्रुवपुर, चांदपुर और श्रीपोल है। इसमें एक तोपखाना भी है। ये परमार जो राजा भोज था उसके द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी। पहले पाठशाला थी लेकिन बाद में इसे तोपखाने का रूप दिया गया। तो धन्यवाद। आज का इतना ही टॉपिक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।